नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी है, क्योंकि एग्जैक्ट पोल कोई यूं ही नहीं बनता। जी हां, भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर एग्जिट पोल के आकलन को आप देखें तो आज तक और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हमेशा एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है। और इसीलिए करना होगा आपको इंतजार, क्योंकि गुजरात, हिमाचल से लेकर दिल्ली एमसीडी हम बताएंगे आपको क्या कह रहा है हमारा एग्जिट पोल। बस कुछ ही देर के बाद पहला आंकड़ा होगा देश के सामने, जिसमें पता चलेगा कि गुजरात में, आपको बता दें, दूसरे चरण की अगर वोटिंग प्रतिशत पर नजर डालें तो 50% दोपहर 3 बजे तक क्रॉस कर गया है। पिछले बार दोपहर तक का आंकड़ा 68% के आसपास था, लेकिन इस बार तस्वीर क्या रहती है गुजरात की, कुछ ही पलों में वो आंकड़ा रखेंगे देश के सामने, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि गुजरात में 27 साल के बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी बाजी मार ले जाती है। एमसीडी इलेक्शन को लेकर भी पूरा जोर पार्टियों ने लगाकर रखा था। 15 सालों से दिल्ली काबिज है एमसीडी पर, लेकिन इस बार की तस्वीर क्या रहेगी? क्या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है उसके दावे में दम दिखता है? लेकर चलेंगे आपको हिमाचल भी। बिल्कुल, तो हर जगह की तस्वीर और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ अर्पिता हमारी सहयोगी जुड़ेंगी, जो आपको बताएंगी हिमाचल में क्या होने वाला है। इसी के साथ शुभांकर हमारे साथ एमसीडी पर आंकड़े आपके सामने रखेंगे। राजीव हमारे सहयोगी गुजरात में क्या होने वाला है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एमसीडी में वोटिंग के बाद, क्योंकि आज हम दिल्ली एमसीडी का जो एग्जिट पोल है वो पहले दिखाने वाले हैं। गुजरात में दूसरे और आखिरी दौर की वोटिंग अब खत्म हो गई है। इस बार एक बार फिर 3 बजे तक 50.5% के आसपास वोटिंग थी, लेकिन अहमदाबाद जो शहरी इलाके हैं, दूसरे दौर की 93 सीटों में शहरी इलाकों में अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक उदासीनता देखी जा रही है वोटिंग को लेकर। साबरकांठा में सबसे ज्यादा 57.53%, 3 बजे तक के आंकड़े आए थे। और देखिए, जो आदिवासी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, उसमें ये रिकॉर्ड रहा भी है। कई जगहों पर वोटिंग बहुत ज्यादा होती है। अहमदाबाद में सबसे कम 44% के आसपास की वोटिंग थी उस वक्त तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक के जो आंकड़े हैं, 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक शहरी इलाकों में कम, वहीं ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में काफी वोटिंग हो रही है। कौन इससे डरे, कौन सांस ले राहत की, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन 3 बजे तक के आंकड़े कुछ इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे। संजय कुमार जी, जियोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रभु चावला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। और जैसे जैसे नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल के अनुमान आएंगे, वैसे वैसे राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बेहद आसान तरीके से समझाने के लिए, देखिए, आज तक ने अपनी पूरी स्क्रीन पे डिजाइन करके रखी हुई है। आप देखेंगे, चाहे हमारा टॉप बैंड हो, साइड में हो, आपको हर एक आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखते हुए चले जाएंगे। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ होंगे, जिनके साथ हम समझेंगे कि गुजरात में ये जो वोटिंग प्रतिशत इस बार कम देखने को मिल रहा है, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा कर जाएगा। एमसीडी को लेकर भी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी, लेकिन दिल्ली एमसीडी को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हुई और आंकड़े क्या कहते हैं? सबसे पहले एमसीडी के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और यहां पर देखिए, दिल्ली एमसीडी के आंकड़े हमारे दाहिनी तरफ होगा। ऊपर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश। इस पहाड़ी राज्य को लेकर भी बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले तो बहुत ताकत झोंक कर रखी हुई थी, लेकिन बाद में वो हिमाचल से एक दूरी बनाती हुई दिखी। तो वहां पर स्थिति क्या रहती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या गुजरात की लड़ाई त्रिकोणीय होगी? कई लोग ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी। और अगर प्रभु चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, इस बार गुजरात को लेकर यह आकलन कई लोगों का है कि आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर फाइट कर पाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर वो किसके वोट काटेगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस के? इस पर भी नजर रखिए। क्या बीजेपी के लिए एक इतिहास रचने का वक्त है? 27 साल तक शासन रहने के बाद बीजेपी का यह दावा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है मोदी के नाम पर। मोदी फैक्टर, नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में दिल्ली में भी लगा दी थी। मोदी कितने बड़े फैक्टर एमसीडी चुनाव से लेकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। एग्जिट पोल के अनुमान हम शुरुआत करेंगे एमसीडी के अनुमान आपको बताते हुए, और उसके बाद से ही एक तरह से ट्रेंड सेट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे, कई लोगों का यह मानना है कि बीजेपी क्या अच्छी परफॉर्मेंस अब दोहरा पाएगी 15 साल तक। यहां पर भी अगर आप एमसीडी में देखें तो उनके पार्षदों को लेकर जो नाराजगी थी, उन्होंने कईयों को बदला भी। क्या वो एक बड़ा फैक्टर है? वहां पर वोटिंग हो गई है, इन बातों पर चर्चा हो सकती है। एक गुस्सा, एक एंटी इनकम्बेंसी देखा गया
संजीव झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। झा जी, कितने आश्वस्त? हम लोग शुरुआत भी आज एग्जिट पोल में एमसीडी के साथ ही करने वाले हैं, तो फिलहाल कितने आश्वस्त आप दिखाई दे रहे हैं? और ईमानदारी से बताइएगा, हिमाचल में तो ऐसा लगा कि आपने शुरू में थोड़ी ताकत झोंकी थी, बाद में हथियार डाल दिए थे। गुजरात को लेकर अपने कद को आप कहां तक पहुंचते हुए देख रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, या फिर सरकार बनाने का दावा आज भी कीजिएगा? वोटिंग खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि आप एमसीडी बारे में पूछ रही हैं, गुजरात के बारे में पूछ रही हैं? तीनों। देखिए, मुझे लगता है कि एमसीडी में हम लोगों ने मेहनत की है और अब ये जनता का जो मत है वो मत पेटी में बंद। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से कल लोगों ने झाड़ू चलाई है, आपको 7 तारीख को अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जो हम लोगों का आंकड़ा था 215-20 सीट हम जीतेंगे, कुछ इसी तरह का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली की जनता ने मुझे लगता है ये मन बना लिया है, साफ सफाई की जिम्मेदारी झाड़ू वालों को ही मिलनी चाहिए। गुजरात में बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का रोष था, जो गुस्सा था और आम आदमी पार्टी का विश्वास था, तो आपको जनता के वोट के रूप में भी आपको दिखेगा। और गुजरात में भी हम लोग सरकार के ये बात जरूर है कि हिमाचल में हमने चुनाव लड़ा। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह संकट की वो स्थिति हो। इतनी कोशिश की है और मुझे लगता है कि वहां पर संकट पे काम करना है। आप जनता का जो फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कितने आश्वस्त तीनों ही जगहों पर लेकर? ईमानदारी से आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि अब तो देखिए वोटिंग लगभग समाप्ति है सभी जगहों पर। ईमानदारी से बताइए, कहां पर कितनी उम्मीदें हैं और कहां पर आपको लग रहा है कि बस मामला ऐसे ही खींच रहा है बस? अंजना जी, यहाँ तो हम लोग तो बड़ी ईमानदारी से ही हमेशा बात करते हैं, ईमानदारी की हमेशा बात की है। हिमाचल में हम लोग सरकार बनाने के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। गुजरात में हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि जनता की नाराजगी और जनता में जो चुनाव हुआ है वो आखिरी तक नरेंद्र मोदी जी वर्सेस कांग्रेस नहीं हो पाया। वहां जो भूपेंद्र पटेल वर्सेस हमारी लोकल कांग्रेस के लिए जो चुनाव हुआ है, ये हमारे लिए अप्रत्याशित रिजल्ट देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम लोग वहां कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि 100 का आंकड़ा पार करेंगे। जिस तरीके से 4-5 दिन मैं भी होकर के आया था, जनता में मुद्दे हैं वहां पर, चाहे संविदा कर्मचारियों की बात हो, चाहे स्कूलों के बंद होने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, और चाहे वो 140 लोग जो मोरबी में मरे थे उनकी बात हो। इन सारे मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने पहले चरण में भी अपने बात दिखाई थी, और दूसरे चरण में आप अहमदाबाद में भी कह रही हैं कि जो भाजपा के मुख्य गढ़ है वहां 44% पोल हो रहा है, और जो कांग्रेस के मुख्य गढ़ है वहां 67% के आसपास पोल हो रहा है। ऐसी आपकी जानकारी में मुझे मिल रही है। तो इस तरीके से, और रही बात एमसीडी पोल की, जो हम आपसे बात बताएं, एमसीडी पोल में दिल्ली की सरकार एक आदमी के पास है, आप पार्टी के पास, जो थेरेपिस्ट को रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहती है, जो एक के साथ एक शराब फ्री देती है, और गंगा जमुना को नाप करके आंकड़ों का वक्त है। सुरेंद्र जी, चुनाव खत्म हो गया, अब तो आंकड़ों का वक्त है। आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी एमसीडी में 3 में रहेगी या 13 में? चूंकि बार बार आपके विपक्षी दलों की ओर से ये सवाल पूछे जाते हैं, इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन जल्दी से प्रभु चावला जी, एक आपकी टिप्पणी। एक तरफ हिमाचल को लेकर कांग्रेस प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है सुरेंद्र राजपूत जी के शब्दों में, एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं। अभी बीजेपी का कोई नेता है नहीं, लेकिन गुजरात को लेकर 100% वो भी आश्वस्त नजर आता। आप अपने चश्मे से किस तरह की तस्वीर बनती हुई देख रहे हैं? मेरा चश्मा बड़ा ट्रांसपेरेंट है, उसमें अच्छा दिखाई देता है। मैं एक बात बता दूं, जो उन्होंने सुरेंद्र राजपूत ने एक बात अच्छी कही, जो मेरे को पहली बार समझ में आई, कि गुजरात के अंदर वो क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं। फाइट मोदी जी और कांग्रेस में नहीं है। फाइट जो है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका चेहरा दिखाया नहीं गया कहीं पर, उनके और कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के अधृष्ट हैं, उनके बीच के अंदर है। तो चुनाव उन्होंने लोकल मुद्दों के ऊपर खड़ा कर दिया। उसमें से अगर भूपेंद्र पटेल के ऊपर मैंडेट आता है तब तो परेशानी कांग्रेस के लिए नहीं होगी, नहीं तो मोदी के नाम से पड़ता है तो परेशानी जरूर उनके लिए होगी, वो फिर से सवा हो जाएंगे। और यहाँ दिल्ली के अंदर बड़ी अच्छी कि पावर में कांग्रेस पार्टी नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट होगा या केजरीवाल के खिलाफ होगा, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में है।
या मोदी जी के खिलाफ होगा क्योंकि वो केंद्र सरकार में है, कि आधी दिल्ली का सरकार 75% दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, क्योंकि उनके पास एनडीएमसी भी है, उनके पास कॉर्पोरेशन भी है, उनके पास बोर्ड भी है। इसलिए केजरीवाल के पास सिर्फ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा कुछ नहीं है, या एक्साइज है जिसके अंदर कई लोग उनके पकड़े गए हैं। तो ये लगता है त्रिकोणीय कहाँ होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। हारेंगे क्योंकि वो पिटे हुए वैसे भी कहीं भी सरकार में है नहीं, इसलिए वो थोड़ा भी इम्प्रूव करेंगे तो कहेंगे कि हमारी तो वोट परसेंट बढ़ गई। जैसे आपने देखा पिछले चुनाव के अंदर लोग सीटें कितनी जीती हैं इसके बारे में बात नहीं करते, हमारे वोट कितने पड़े हैं इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस के बाद उनका सोचने का तरीका ठीक है, परंतु कितने अभी का आंकड़े पता लग जाएंगे कितने आते हैं उनके। आपने कहा कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन यहाँ बाकी दोनों में लड़ाई है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू रहे और एक प्लेट में भी लड्डू आ जाए, तो 3-3 लड्डू चाहिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, शुभांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम आपको एमसीडी के अनुमान एग्जिट पोल के दिखाने वाले हैं और शुभांकर आपको बताएंगे कि किस अंदाज में, खास अंदाज में दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल के अनुमान हम आपको दिखाने वाले हैं। शुभांकर। देखिए अंजना और चित्रा, आमतौर पर जब एमसीडी के चुनाव होते हैं तो उतनी ज्यादा उत्सुकता जो है वो नहीं देखने को मिलती, लेकिन इस बार हमने भी खास तैयारियां की है क्योंकि नेताओं ने भी खास तैयारियां की थी एमसीडी चुनाव को लेकर। और परिसीमन के बाद इस बार के एमसीडी चुनाव बहुत ज्यादा खास है क्योंकि तीनों नगर निगम को मिलाकर एक कर दिया गया है और जो इस बार यहां मेयर बनेगा उसकी ताकत कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कद के आसपास हो जाएगी। लिहाजा तीनों राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिलहाल हमारी गाड़ी जो है वो तैयार है और इस गाड़ी पर आंकड़े भी थोड़ी देर बाद दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा खास था क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कूड़े को आधार बनाया। कहा देखिए दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा है और वो बार बार आप उनसे कोई भी सवाल पूछते थे, पूरे चुनाव के दौरान वो कूड़े पर आपको लेकर आते थे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, तमाम जो उनके सितारे थे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या तमाम बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, सबको उतार दिया, सबने प्रचार प्रसार किया और बीजेपी ने इसके साथ करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया। कहा देखिए जी कट्टर ईमानदार जो कहते हैं वो सबसे भ्रष्ट लोग हैं और रोज एक वीडियो बम जो था वो बीजेपी की तरफ से जारी किया था। केजरीवाल ने भी बाद में कहा कि वीडियो और कूड़े में तय कर लेना, लेकिन करप्शन कूड़ा एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का मुद्दा था। तो कांग्रेस ने इस बार शीला दीक्षित के काम को गिनाया और शीला दीक्षित को लेकर भी यहां पर बार बार वो कहते रहे कि देखिए किस तरह से शीला दीक्षित ने दिल्ली का विकास किया था, लेकिन जब ये राजनीतिक पार्टी आई तो अपनी टोपी इनके सर पर, इनकी टोपी इनके सर पर। लेकिन 15 साल से बीजेपी है, 8 साल से आम आदमी पार्टी है और इस बार एमसीडी चुनावों में सारे मुद्दे हैं। 250 वार्ड है, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने अपने पुराने पार्षदों को बदल दिया था। इस बार युवाओं से लेकर महिलाओं पर नजर है, लेकिन क्या होगा वो हम आपको बताएंगे इस एग्जिट पोल के जरिए। हमारी ये गाड़ी तैयार है, थोड़ा वक्त और उसके बाद धीरे धीरे आंकड़े जनता के सामने करेंगे। अंजना, चित्रा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर पहाड़ी, उत्तराखंडी, पूर्वांचली, पंजाबी, अलग अलग अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बल्क वोटर्स हैं और वो काफी हद तक डिसाइड करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे हर पार्टी इनका प्रतिनिधित्व करके, चेहरा सामने करके कोशिश करती है वोटों को खींचने का। विनोद जी, जल्दी से एक कमेंट इससे, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी कंफर्टेबल, बीजेपी के लिए कितनी परेशानी या फिर उल्टा हो सकता है? एमसीडी में क्या समझ में आ रहा है? एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, एक एंटी इनकम्बेंसी है और जैसा प्रभु जी भी कह रहे थे कि केंद्र में भी बीजेपी है, बहुत सारी चीजें दिल्ली की जो है केंद्र के पास हैं, तो जाहिर है जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो बीजेपी के ही खिलाफ होगी। अब बीजेपी इसको कितना रोक पाती है अपने राजनीतिक कौशल से, ये देखना होगा। और जिस तरह वोट परसेंटेज कम हुआ है अंजना जी, 50% के आसपास वोट पड़ा है एमसीडी में, जो पिछली बार से 4% के आसपास कम है, तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी की थंपिंग मेजोरिटी आएगी। सिंपल मेजोरिटी आ सकती है, हंग हाउस भी हो सकता है और कांग्रेस की जहां तक बात है उसके सामने 2007 में लेकिन 47% के आसपास वोटिंग प्रतिशत था, लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कभी भी 55% का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है, तो उसके मद्देनजर क्या नजर आता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर ले, बीजेपी हासिल कर ले, लेकिन जिसको भी जीत मिलेगी वो बहुत थंपिंग नहीं कि किसी की 200 आ गई या 190, 180। वन साइडेड नहीं लग रहा है? मुझे लग नहीं रहा है, जिस तरह का वोटिंग पैटर्न है इससे अलग अकेला का हो रहा। अंदर भी साउथ के अंदर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने बाद में तोड़ करके, जैसे करते हैं वो उनकी आदत है, तोड़ करके फिर उन्होंने अपना मेयर बना लिया था। तो साउथ में वो हार गए थे बीजेपी वाले, जबकि वहाँ पे गढ़ होना चाहिए था। बाकी 2 जगह कंफर्टेबल मेजोरिटी थी। अब 3 करने से किसकी जीत हो, कि जैसे आपने पहले भी कहा कि यहाँ का मेयर लगभग चीफ मिनिस्टर के बराबर हो जाएगा। मनोज तिवारी ने कुछ ही देर पहले एक इंटरव्यू दिया, नलिन कोहली साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने कहा कि
हम ही जीतेंगे और मेयर तो दिल्ली में हमारा ही बनेगा। देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां नलिन जी आरोप लगाती रही हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर गुजरात में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली गुजरात के बीच में फंसाने के लिए इसी वक्त अनाउंस कराए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन बहुत सारे मुद्दे वो कूड़ा बताते रहे, आप दरबारे तिहाड़ दिखाते रहे। वो बताते रहे कि नाली की गंदगी देखिए, स्थानीय मुद्दे देखिए, आप बार बार शराब घोटाला याद दिलाते थे। जनता आज तय करने वाली है नलिन साहब। अब एग्जिट पोल के अनुमान ही आएंगे। जी, हम उसकी तो प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा 3-4 विषय, क्योंकि दिल्ली से आप चर्चा शुरू कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि हर पार्टी अपने पक्ष को रखने की ध्यान देगी। आम आदमी पार्टी को लगा कि वो कूड़े को आगे मुद्दा रखेगी, और हमें लगता है कि स्वच्छता की बात करते हुए आने वाली आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से दिल्ली में घोटाले किए, वो प्रासंगिक से दिल्ली में उस बात को बढ़ाएंगे। दूसरी बात है, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं नायक है उस प्रकार की राजनीति के कहने के लिए भाई वीडियो कोई भी ले आइए, कहाँ से वीडियो आए क्या आए आप चिंता मत करिए, हम एक्शन लेंगे। तो वीडियो आई, अब उससे वो प्रश्न उठा रहे वीडियो कहाँ से आई। प्रश्न ये था कि तिहाड़ जेल के अंदर में सत्येंद्र जैन को जो सुविधाएं मिल रही थी वो क्यों मिल रही थी, कैसे मिल रही थी, क्या इसमें कुछ है, तो वो प्रासंगिक था। ये नहीं कि वीडियो कहाँ से आई। उतना ही प्रासंगिक तो शराब घोटाला या एक्साइज घोटाला जिसे कहते हैं, पुरानी नीति को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, कहकर कि खराब है, नए से दिल्ली को फायदा होगा। नया आया जब उसमें पता पड़ा कि प्रोसेसेस फॉलो नहीं हुए, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, दिल्ली की जनता का एक प्रकार से जो रेवेन्यू आना था वो ठगा गया, कई प्राइवेट लोगों को फायदा हुआ, तो नए को कूड़े में उसके डब्बे में डाल के वहां से पुराने को वापस लिया है। तो प्रश्न यही बनेगा, अगर पुराना खराब था तो बदले क्यों, और अगर पुराना अच्छा था तो नए लाने की जरूरत क्या थी। अगर नए में घोटाला नहीं था तो उसे भेजने की जरूरत क्या हो गया सर, अब तो वोटिंग हो गई। अब ये इलेक्शन, अब तो वोटिंग हो गई सर, मामला बंद है। अब मामला बंद है, मामला बंद है। इसलिए मैंने कहा, मैं वहीं आ रहा था चित्रा जी, वोटिंग हो गई है, अब हमें प्रयास करना चाहिए। जो मनोज तिवारी जी ने कहा है, मुझे लगता है आशा के साथ ही हमने इस चुनाव को लड़ा है, और हम मानते हैं कि एक जो राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है वो एक्सपोज हो रही है। देखते हैं अब जनता ने क्या तय किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो कुछ देर में वो आंकड़ा हम रखने वाले हैं, एमसीडी के परसेंटेज कम है। ठीक है सर, वोटिंग प्रतिशत कम है, तो क्या वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या फिर आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के बल्ले बल्ले कराया जाएगा, जैसा कि वो उम्मीद कर रही है सुरेंद्र राजपूत जी जिसका जिक्र भी कर रहे थे। 250 वाट के क्या होंगे नतीजे, कुछ देर में वो आंकड़ा रखेंगे आपके सामने शुभांकर। लेकिन हिमाचल प्रदेश, इस पहाड़ी राज्य पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि हाथ वहां पर मजबूत होगा। वहां के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। अर्पिता, सीधे रुक कर लेते हैं। दिलचस्प तरीके से आज तक ने कर रखी है पूरी तैयारी। अर्पिता, क्या दिखाएंगे आप? तो मैं आपको लेकर आ गई हूं हिमाचल प्रदेश, जहां पर एक एक सीट, वोट शेयर, हर अपडेट सिर्फ आज तक पर आप देखेंगे। और अब से थोड़ी ही देर में एग्जैक्ट पोल, यानी क्या एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं, वो सारे आंकड़े ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सारे जो अभी 0-0 आप देख रहे हैं, इसमें कितनी सीटें बीजेपी को जाती हैं, कांग्रेस को जाती हैं, वो सारी सीटों के बारे में डिटेल से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य, 68 सीटें जरूर हैं, लेकिन मुकाबला यहां बहुत दिलचस्प है, क्योंकि करीब 30.5 साल का अगर आप देखें पीछे इतिहास उठाकर, तो यहां पर ट्रेंड रहा है हर 5 साल में सरकार बदलने की। तो क्या यहां रिवाज बदलेगा या सरकार बदल जाएगी, ये बड़ा सवाल है, इसलिए मुकाबला यहां दिलचस्प है। बीजेपी के अपने दावे हैं कि इस बार जनता ने मन बनाया रिवाज बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस अपने दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी भी है। क्या कोई खेल बिगड़ पाएगी, ये भी रहेगा। वोट शेयर किस पार्टी को कितने मिले वो भी आपको बताएंगे। पल पल की अपडेट इससे जुड़ी हुई एग्जैक्ट पोल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, तो इस पर नजर बनी हुई है और आप नजर बनाए रखिए आज तक पर। अर्पिता, एक वक्त के लिए तो हम लोग पहुंच गए आपके साथ हिमाचल, और जो खास अंदाज में आपने कपड़े भी हिमाचली पहने हुए हैं, ये टोपी, ये कपड़े बहुत कुछ कहते हैं उस संस्कृति के बारे में, उन संस्कारों के बारे में जो हिमाचली लोगों में बड़े ही, आप देखिए कि हमेशा से चुनाव में उन्होंने इंश्योर किया है
परफॉर्म कीजिए, नहीं तो बाहर। इसीलिए पलटते रहे। बीजेपी चाह रही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो इस पूरी रवायत को, रीति को बदल दे, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा है या फिर लोग उनसे हैं संतुष्ट, ये सब पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से एमसीडी का रुख करते हुए तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव झा जी, कूड़े का अंबार आप कहते हैं, तो फिर बीजेपी याद दिला देती है आपको यमुना की सफाई। देखिए, परफॉर्मेंस पर अगर सिर्फ चर्चा हो तब तो सभी कटघरे में खड़े रहेंगे, क्योंकि आपने भी कहा था यमुना की सफाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि 2025 के बाद जब हम अगर फिर से आते हैं तब हम उसमें शपथ लेंगे या यमुना के पास करेंगे। सब गोल पोस्ट बदलते रहते हैं इधर उधर। देखिए अंजना जी, ये एमसीडी का चुनाव था और एमसीडी का चुनाव पूरे के साफ सफाई का चुनाव होता है। एमसीडी का चुनाव, जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है उसका चुनाव होता है। 2020 में हमें जनता ने मैंडेट दिया है ना, हमें जनता को वादा किया है कि 5 साल में यमुना साफ करके देंगे। 25 में अगर हमने साफ करके दिया, जनता हमें वोट करेगी, नहीं करके दिया हमें वोट नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी, क्या पूरा साफ हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो कूड़े के पहाड़ हट गए? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? यही सवाल जनता भी पूछ रही है। एक बात बताइए, अगर कांग्रेस, इतनी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी तो इनको 6 महीने चुनाव टालने नहीं पड़ते। इनको पता था कि सब सीट पर जमानत जब्त होने वाली है। फिर बड़ी तिकड़म रची गई। क्या 250 करने के पीछे क्या लॉजिक, जनता को समझ में तो नहीं। जनता ठीक है, आपकी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ सवाल पूछा जाता है, कूड़े का पहाड़ वो दिख रहा है आंखों के सामने, वैसे ही यमुना में जो जल प्रदूषित है वो भी तो नजर आ रहा है। वो उसका एग्जाम्पल तो आप लोग सेट कर सकते थे, उसमें आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिली? फिर भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता ना आम आदमी पार्टी के ऊपर। हम उस नहीं रहे, हम पिछ रहे हैं, अलग जगह लगाए जा रहे हैं, वो तमाम काम कर रहे हैं। अरविंद जी ने कहा है ना 2025 पहले सब देंगे। मुझे लगता है जो चुनाव की नैरेटिव्स क्या है, उस चुनाव का उस जिम्मेदारी क्या है, अगर उस पर बात करेंगे तो सार्थक बात जनता को पता चलती है। अच्छा लगता मुझे कि भारतीय जनता पार्टी ये बता देती। हमने 2017 में जो वादे किए थे कि 2 साल में कोयले के पहाड़ हट जाएंगे, वो क्यों नहीं हटे या हटे नहीं, क्यों, इसका कारण क्या था? अच्छा लगता अगर ये बता देते कि हम हमारे पार्षद लैंड टैक्स क्यों लेते थे और जब भ्रष्टाचार क्यों था, हम पूरी दिल्ली को साफ सफाई क्यों नहीं कर पाए। उन तमाम मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए जो एमसीडी का मुद्दा है, तो जनता को समझ में आता है। लेकिन बीजेपी हमेशा अलग नैरेटिव्स की बात करती है, क्योंकि वो उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे थे, अरविंद जी ने कहा था कि हमने काम किया हो तो वोट करना, हमने बिजली मुक्त किया हो तो वोट करना, पानी मुक्त किया हो तो वोट करना, स्कूल अच्छा किया हो तो वोट करना, अस्पताल अच्छा किया हो तो वोट करना। हमने काम पे बात किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल वीडियो दिखाते रही, स्टिंग दिखाते रही, अपने काम का नहीं दिखाया, कूड़े का स्टिंग नहीं दिखाया, कूड़े के पार का वीडियो नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता। जल्दी से कमेंट उनसे, आप लोगों को भी अगर कोई सवाल पूछना हो तो प्रभु जी, विनोद जी अपना इशारा कीजिएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, एक सेकंड जल्दी से। नलिन कोहली बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। नलिन जी जवाब दीजिए। वीडियो वॉर आपने छेड़ दिया सर, रोज कभी मसाज का वीडियो, कभी दरबार का वीडियो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अरे कूड़ा खत्म कर देते तो वो सबसे बड़ी मुहर होती ना आपके लिए। ऐसा है, मैं इस पे सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी संजीव जी जो कह रहे थे, वो ये है कि दिल्ली की जनता अगर जिंदा रहेगी इस जहरीले हवा को लेते लेते तो जाकर आपका काम देखेगी ना, और दिल्ली की जहरीले पानी पीते पीते तब बचेंगे ना आपका काम देखने के लिए। आम आदमी पार्टी का ये एक स्टैंडर्ड है, वो क्या करते हैं, वादा करते हैं और फिर जब वादा निभाने का टाइम आते हैं तो गोल पोस्ट बदल देते हैं। पराली की बात उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ते समय कहा कि भाई हवा के लिए पराली उनकी मदद करेंगे हम। अब क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं किसानों को। इस बार 25% बढ़ गई पराली की जलना पंजाब में, हरियाणा में 25% घट गई। तो वहां कैसे घटी और वहां क्यों बढ़ी? और दिल्ली में आप खुद देख लीजिए जो हालात थी, कल ही फिर सीवियर हो गई है। तो इन चीजों को हम तुरंत ठीक कर दें। एक साथ नहीं, आम आदमी पार्टी के गोल पोस्ट बदलते रहते। अरे देखिए सर, अब तो वोटिंग हो गई है। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी आपकी स्ट्रैटेजी काम आई होगी? अब उस पे आते हैं फोकस पे। प्रभु जी का एक छोटा सा कमेंट है जल्दी से। कमेंट सिर्फ ये कि पहले आप ये फैसला कर लें कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा है, मैंडेट कॉर्पोरेशन में काम किया उसके ऊपर है या आपने नहीं किया स्टेट असेंबली में उसके ऊपर है। हाँ। कल हम इसके ऊपर डिसाइड करना चाहिए कि एमसीडी का चुनाव हो रहा है, एमसीडी को जो काम करना चाहिए था वो किया कि नहीं किया। प्रभु जी एक काउंटर है इसको कि कई बार दिल्ली की जनता को ही नहीं पता होता है कि ये जो सड़क है 60 मीटर्स वाली या किसकी है, किसको ये काम करना था, ये कूड़ा किसको खत्म करना था, ये नालियों की सफाई किया हुआ है। पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ, बीजेपी जब आती है पावर में, बाहर होती है तो कहती है हमें फुल स्टेट चाहिए। जब बीजेपी पावर में आ जाती है फुल स्टेट को आधा स्टेट कर देती है। जैसे कॉर्पोरेशन की पावर थी पहले चीफ मिनिस्टर के बाद, वो भी ले ली इन लोगों ने।
तो ये जो दिल्ली की जनता जो पिस रही है कि जो सेंटर में सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो आपने पहले कहा कोल वोट बदलती रहती है। अब एमसीडी में क्या किया इसकी चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। एमसीडी के बाहर क्या हुआ, या तो कहें कि मोदी जी के नाम पर हमने वोट देना है, क्योंकि 7 सीटें पार्लियामेंट इनके पास आई थी। इनके पार्लियामेंट के मेंबर्स ने क्या काम किया, कॉर्पोरेशन से करवाया, कॉर्पोरेशन में इनके काउंसलर एमपी भी इनके काम तो होना चाहिए था। मैं जानता हूँ, मैं 20 साल से इलाके में रह रहा हूँ। नलिन जी ने कंफ्यूज करके रख दिया है दिल्ली की जनता को, आप ये कहना चाहते हैं? दोनों पार्टियों ने कंफ्यूज किया हो। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ 20 साल के अंदर कूड़ा वहां पर 20 गुना बढ़ गया है। कॉर्पोरेशन की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी, कॉर्पोरेट कोई वहां पर आया। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किसके अंदर आती है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कोहली साहब से भी। मैं देख रहा हूँ 25, ये तब पॉलिटिक्स में नहीं थे जब मैंने ज्वाइन की पॉलिटिक्स थी। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर, उसकी वजह से सारा पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? अगर ऑटो पर, मैं लंबी पॉलिसी की बात करता हूँ, ऑटोमोबाइल के 19% पॉल्यूशन है, उसके ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं लगाते? गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट लोन लेना है तो आपको कम सस्ता देना पड़ता है। अगर मकान के लिए लोन लेना है उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ता है। तो हिंदुस्तान की कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी है कि वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी, विनोद जी, अगर आपको याद हो तो वोटिंग वाले दिन भी अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले उन्होंने कहा जो लेंटर बनाने का पैसा लेते हैं, आम आदमी तो इसी से कनेक्ट करता है ना, उसको अपने घर में अगर लिंटर बनाने के लिए भी किसी को पैसा देना पड़ेगा तो वो उस भ्रष्टाचार से रिलेट करता है। विनोद जी, 2 लाइन। बिल्कुल, वो देखिए जितना अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जितने अनऑथराइज्ड कब्जे हैं, वो सारा जो है एरिया, सारा करप्शन का बड़ा जो है वो एमसीडी के अंडर में आता है। और एमसीडी पर ये आरोप लगातार उनके कारपोरेटर्स पे लगता रहा है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को वो शय देते हैं, वो करप्शन उसमें भ्रष्टाचार होता है। तो अब आम आदमी पार्टी ने अगर वादा किया है करप्शन फ्री दिल्ली का, तो ये उनके लिए एक चुनौती होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को करप्ट साबित करने के लिए वो वीडियो वार वाला जो बम वाला छोड़ा, इसीलिए छोड़ा। असर करेगा नहीं करेगा? अब करेगा कि नहीं करेगा तो हम लोग अभी एग्जिट पोल को इशारा करेंगे इसमें। अब घड़ी करीब आ रही है, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें सर, 1 सेकंड। अब घड़ी करीब आ रही है, एमसीडी में हमारा एग्जिट पोल का अनुमान क्या कह रहा है? क्या बीजेपी 15 साल में रहने के बाद फिर कर सकती है वापसी? आम आदमी पार्टी के आने के संकेत हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? और सुरेंद्र राजपूत जी से अभी 30 सेकंड देके पूछेंगे कि सर डिकोड कर दीजिए, एमसीडी से लेकर गुजरात में आप यही समझाते हैं कि हम लोग इस बार साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये क्या कैंपेन है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रभु जी थोड़ा सा रुक जाइए, चलते हैं सीधे राजीव हमें बताएंगे गुजरात के एग्जिट पोल के अनुमान दिलचस्प तरीके में। राजीव, दिखाइए। सीटें और गुजरात में पहली बार आम आदमी तो ये सी प्लेन पहुंच गया है नर्मदा नदी। बिल्कुल आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहां पर है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है। किसका बिगाड़ेगी खेल, इंटरेस्टिंग रहेगा ये एग्जिट पोल। मैं गुजरात का एक एक डेटा आपके सामने रखने वाला हूं कुछ देर के बाद। ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल है। और आज तक ने, आज से पहले जितनी बार भी ये एग्जिट पोल रखे वो एग्जैक्ट पोल साबित हुए हैं। गुजरात में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है, कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, इसके साथ साथ वोट शेयर क्या कहता है, सीट शेयर, एक एक डेटा आपके सामने रखा जाएगा एग्जिट पोल में। आखिर गुजरात की जनता के मन में क्या है, वो मन का एक एक आंकड़ा आज तक आपके सामने रखेगा। और बिल्कुल इसी तरह से पूरी की पूरी तैयारियां हैं आप तक वो डेटा पहुंचाने की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, नर्मदा नदी से ये सी प्लेन पूरी तरह से तैयार है और कुछ देर बाद डेटा लेकर भी ये आएगा। अंजना, बिल्कुल उस डेटा का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां दावा कर रही है कि वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आपको बताते चले कि इसके पहले अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक सरकार बनाने का, रहने का काम किया गया था तो वो पश्चिम बंगाल था, जब लेफ्ट की सरकार थी। उसके करीब क्या पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसका वो दावा कर रही है कि एक बार फिर से 27 सालों की कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, क्योंकि उनके पास मोदी फैक्टर, मोदी नाम सबसे बड़ा है। आंकड़े क्या होंगे कुछ ही देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन एमसीडी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। एक बार फिर से सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए, देखिए जब लोकसभा की बारी आती है तो लोकसभा के आंकड़े दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में दे देती है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी, एमसीडी 15 सालों से दिल्ली बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से गायब होती हुई चली जा रही है। और इस बार की भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह की बड़ी और कड़ी टक्कर नजर आई, कांग्रेस पार्टी उस तरह की चुनौती देती हुई कम से कम दिल्ली में दिखाई क्यों नहीं देती? और आप लोग बार बार मौन लहर की बात करते हैं, सर मौन लहर कहां पहुंचेगी जनता तक?
दो बातें बड़ी साफ हैं चित्रा जी, आप भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती हैं कि दो झूठे कब तक झूठ बोलेंगे। पिछले 8 सालों से मोदी जी भी और पिछले 8 सालों से आप केजरीवाल जी भी, आप उठा करके देख लीजिए, अगर इन्होंने कोई एक सच बोला हो तो कभी तो जनता मानेगी ना। इनके जो झूठे दावे हैं कभी तो उनकी क्या नाम वो करेगी। जनता इस बार इनके झूठे दावों को परख चुकी है, चाहे वो जमुना के पानी को लेकर के हो, चाहे वो क्या नाम कूड़े के पहाड़ को लेकर के। शीला दीक्षित जी भी तो थी ना यहाँ मुख्यमंत्री, तब तो कोई झगड़ा नहीं रहता था। थोड़ी बहुत मतभेद होते थे लेकिन झगड़ा तो कोई नहीं रहता था कि एमसीडी और इसमें। तो आज जनता ने मन बनाया हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से मन बनाया हुआ है कि झूठे लोगों से निजात पाना है। और इन झूठे लोगों से निजात, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता निजात पाएगी। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। आपने आज एक बहुत अच्छी बात कर दी। अब अभी आप राजीव ने जो है सी प्लेन उतारा है वहां पर, तो ये सी प्लेन भी दिखा रहा है कि गुजरात में किस तरीके से 5 साल पहले मोदी जी वादा करके गए थे, एक सी प्लेन पाकिस्तान से मंगाया था, उतारा था कि यहां से सी प्लेन सेवा शुरू होगी। वो सी प्लेन की सेवा शुरू हो गई हो तो अंजना जी और आप एक बार जरूर दिखा दें, हमें भी अच्छा लगेगा। हम और प्रभु जी और विनोद भाई भी इसका मैं जवाब ले लूंगी। नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। ये गुजरात में, दिल्ली में आप लोगों की जो स्थिति है उसको देखते हुए तो यही लाइनें याद आती हैं। सी प्लेन आपको पहले चाहिए। अरे ग्राउंड पर पहले कांग्रेस को तो मजबूत करें आप। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, अब गुजरात की अगर आप बात कह रही हैं तो गुजरात में गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर हमारा कार्यकर्ता, हमारा लोकल नेता अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हर जगह पर है। 5-6 दिन तो मैं भी रहा वहां पर गुजरात में, और मुझे खुशी हुई है देखकर कि गांव के गांव कांग्रेस के झंडे से पटे हुए थे। एक भी झंडा भाजपा का नहीं दिखाई दे रहा था। शहर में जरूर दिखाई दे रही है भाजपा। और इस बार सरकार जो है, मैं चित्रा जी जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकार गांव बना रहा है और पूरी तरीके से गांव ने मन बना लिया है कि झूठे लोगों पर क्या नाम विश्वास नहीं करना। आप बताइए ना, 18 लाख एकड़ को सिंचित करना था इन्हें नर्मदा से, 3 लाख एकड़ करने के बाद इतना हंगामा मचा रहे। मेरी तो समझ में नहीं आता एग्जीक्यूटिव कामों का श्रेय नरेंद्र मोदी जी ले कैसे लेते। सबसे बड़ी बात है 50 किलोमीटर रोड शो कर दिए, कहन साहब दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो। हम 2200 किलोमीटर चल चुके हैं राहुल गांधी जी, उसका कोई असर नहीं। लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं, उसका कोई असर नहीं। ये 50 किलोमीटर असर नहीं है, जिसमें क्या कह रहे हैं बैठ के चलती है। सुरेंद्र जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि असर नहीं है। लोग कह रहे हैं असर नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने ऐसा हंगामा काट दिया था कि हमने तो कहा कि रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण रथ पर सवार था, भगवान श्री राम पैदल चल रहे थे। चलिए ठीक है, सुनिए सुरेंद्र जी, 8 को नतीजे भी आएंगे, तीनों राज्यों के आएंगे। नलिन साहब, एक कमेंट आपसे ले रही हूँ मैं आपके पास। लेकिन भारत जोड़ो पर भी हम लोगों ने न जाने कितने बहस की, बताया आज यहाँ राहुल गांधी पहुंचे, आज वहां पर पहुंचे, लेकिन आप लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। जल्दी से नलिन कोहली साहब, बनासकांठा, ऐसे ग्रामीण इलाके जो कह रहे सुरेंद्र जी की इस बार गांव तय करेगा, वो कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में जो कि बीजेपी का गढ़ है, वोटर्स हैं आपके, वहां पर वोटर टर्नआउट कम हुआ है, और जो आदिवासी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर वो कह रहे हैं ज्यादा वोटर टर्नआउट है। क्या ये संकेत आपके खिलाफ नहीं है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उम्मीद पे रहे। और संकट की घड़ी में तो प्रभु राम याद आना बहुत अच्छी बात है, चाहे उनका अस्तित्व हलफनामे में भूल गए हो। तो ये अलग अलग परिस्थितियों की कहानी है। गुजरात में जो कह रहे हैं, अब मैं 2-4 उदाहरण दे देता हूँ। 1961 से पानी की बात हुई, नर्मदा पे बांध बने, 1961 से चली ये कहानी। कांग्रेस हमेशा ही शासन में थी। 2017 में पानी पूछ रहे हैं। पानी की संकट जो है गुजरात की गंभीर संकट थी। एक हफ्ते में पानी आता था कई राज्यों में, कई शहरों में, राजकोट में भी हफ्ते में 2 घंटे। आज वहां पानी है। और चलिए 21 यूनिवर्सिटीज इनके रहते पूरे गुजरात में रहे। आज एक सेकंड आपको टोक रही हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया है, 5:30 बज गए हैं। ये बहस जारी रहेगी, आप लोग बने हुए हैं हमारे साथ। थोड़ी देर में आज तक पर एमसीडी चुनाव का एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, 250 वोट पर क्या भारतीय जनता पार्टी 3 बार रहने के बाद चौथी बार भी वहां पर आएगी, या फिर आम आदमी पार्टी उन्हें वहां से हटाने में कामयाब हो जाएगी। उसी दिन की तस्वीरें हैं
जब वोटिंग के लिए एमसीडी निकले थे अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, आप सबको देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब जब विधानसभा चुनाव यहाँ पर आते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी जीत जाती है। लोकसभा चुनाव में 7 के 7 सांसद बीजेपी को मिल जाते हैं। लेकिन एमसीडी चुनाव में जो 15 साल से बीजेपी थी, क्या आम आदमी पार्टी, और अगर ऐसा हो जाता है, अरविंद की सरकार, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, ये कहा था कुल वोट जो है 250, अब हम आपको बता दे रहे हैं हमारा सैंपल साइज 34,505। जी आप सही पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ आज तक एक्सेस माय इंडिया अपना सर्वे करता है। 34,505 लोग हमारे सैंपल साइज में हैं और हम हर वर्ग तक गए हैं। हम पूर्वांचलियों के बीच गए हैं, हम पंजाबी जो दिल्ली वासी कहे जाते हैं वो, बंगाल से आए हुए लोग, दक्षिण भारत के लोग जो यहाँ पर हैं, पहाड़ी, उत्तराखंडी, हिमाचली लोग, इसी के साथ जो अन्य हैं उन सब के बीच हम गए हैं। यानी हमने समाज के हर वर्ग को, पुरुषों को, महिलाओं को छुआ है। 34,505 हमारा सैंपल साइज है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमने एक बहुत बड़े सैंपल साइज, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं बहुत, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो पुरुष हैं 71, जी हाँ 71% हमने उन तक हम पहुंचे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कैसे ये सर्वे हुआ है। हर पार्टी का वोट शेयर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और जो हम गए हैं, महिलाओं में 46%, 46% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी का नाम लिया। वहीं पुरुषों में 40%, यानी महिलाओं में आम आदमी पार्टी ज्यादा लोकप्रिय है। बीजेपी 34%, 36% पुरुष, यानी पुरुषों में बीजेपी की लोकप्रियता एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है। ये भी दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी 9%, वहीं जो महिलाएं हैं वहीं पुरुषों में 11%। ये हम आपको वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं लिंग के आधार पर, महिलाओं और पुरुषों के बीच, अन्य के लिए 11 और 13%। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम ये जो आंकड़े हैं वो राहत करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी देखिए 46%, वहीं बीजेपी 34%। एक बड़ा अंतर शुरुआत में ही नजर आ रहा है। नलिन कोहली जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी के बहुत बड़े बड़े दावे थे, लेकिन पहला जो आंकड़ा सामने आया है वही आंकड़ा बताता है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि कई बार माना यह जाता है जब आगाज अच्छा हो तो अंजाम अच्छा होता है, लेकिन फिलहाल छोटा सा ही ये आगाज है, लेकिन वो ठीक नहीं है। और यहाँ पर कम्युनिटी वाइज, यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, पूर्वांचली अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। और ये आंकड़े भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए राहत पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि हम सब ने देखा था लोकसभा में कैसे एक मुश्त पूरा का पूरा वोट चला गया था, शिफ्ट हो गया था भारतीय जनता पार्टी में, जबकि आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन के साथ दूसरे नंबर पर रही थी लोकसभा में। लेकिन वही जब आप देखेंगे एमसीडी के इलेक्शन में, आपके सामने है, पूर्वांचली आम आदमी पार्टी को 43%, बीजेपी को सिर्फ 37%, जबकि पूर्वांचल का बड़ा चेहरा मनोज तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी को 8%, अन्य को 12%, पंजाबी कम्युनिटी 58%, आम आदमी पार्टी को बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे 24% के साथ, कांग्रेस 8% के साथ, दिल्ली वासी जो दिल्ली के रहने वाले हैं अगर उनमें भी हम देखें तो उनमें भी बड़ी सेंधमारी कर ली है। आम आदमी पार्टी ने 42%, आम आदमी पार्टी 34%, भारतीय जनता पार्टी 11%, यहाँ पर कांग्रेस। बंगाली लोगों के बीच, बंगाली मार्केट उसके आसपास का वो पूरा इलाका आगे की तरफ अगर आप जाएंगे 42%, आम आदमी पार्टी यहाँ पर थोड़ा सा पीछे 41% के साथ, बीजेपी और 8% के साथ कांग्रेस पार्टी नजर आती है। साउथ इंडियन के बीच में 58%, बहुत बड़ा मार्जिन, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 23%, बीजेपी के 9% कांग्रेस के। पहाड़ी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट बीजेपी के लिए किया है, 43% आप देखेंगे पहाड़ी लोगों ने 43%, भारतीय जनता पार्टी को पहली पसंद माना है, दूसरी पसंद यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जबकि अन्य में 42% आम आदमी पार्टी को पहली पसंद मानते हैं और 35% ऐसे हैं जो बीजेपी को। तो इसके जरिए भी समझ में आ गया होगा कि खतरे की घंटी। नलिन कोहली जी, तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि सिर्फ अगर आप पहाड़ियों को छोड़ दें तो चाहे वो पूर्वांचली हो, पंजाबी हो, दिल्ली वासी हो, दक्षिण भारतीय हो, वो सब चले गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। सिर्फ बंगाल से आए लोगों में बराबरी का मामला दिखता है और पहाड़ी लोग बीजेपी की तरफ हैं, वरना सभी समुदाय के लोग, यानी खतरे की घंटी एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आती हुई ज्यादातर वर्ग के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। पूर्वांचली, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग हैं, दिल्ली वासी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय, ये सभी के सभी आम आदमी पार्टी को चूज कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो
पहाड़ी लोग जो हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोगों को शामिल किया है, वो बीजेपी की तरफ लगभग 10% ज्यादा हैं। और साथ ही बंगाल से आए हुए लोगों में 41-42% यानी बराबरी का मामला दिखता है। वरना महिलाओं में भी अगर आप देखिए तो ज्यादा लोकप्रियता आम आदमी पार्टी की दिख रही है, बहुत बड़ा संकेत है। वहीं पुरुषों में आप देख रहे हैं अभी तक के आए हुए परसेंटेज ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव में अच्छी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी 46%, 40% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को चूज किया है, 40% ने चूज किया है पुरुषों ने आम आदमी पार्टी को। वहीं आप जब बीजेपी के लिए आ जाते हैं तो लगभग 12% की गिरावट है महिलाओं के चयन में। वहीं पर आप देख रहे हैं 4% की गिरावट है पुरुषों में। हालांकि पुरुषों ने एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को ज्यादा वोट दिए हैं महिलाओं के मुकाबले। और वहीं कांग्रेस में आप देख लीजिए तो 9% और 11%, यानी कांग्रेस के लिए भी संकेत साफ है कि तीसरे पायदान पर वो काफी नीचे बहुत बड़े गैप के साथ दिखाई दे रहे हैं। और अन्य का आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप समुदायों की बात करते हैं और पूर्वांचलियों का ही, नलिन कोहली जी, पूर्वांचलियों का इतना बड़ा वोट परसेंटेज हम देख रहे हैं वहां पर जाते हुए, ये बहुत बड़ा संकेत है। आप पंजाबियों में देखिए 58% सर, 43% पूर्वांचली और 58% जो पंजाबी हैं। क्या ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी नहीं है बीजेपी के लिए, नलिन साहब? नहीं, आपके आंकड़ों को देखते हुए वाकई ये चिंताजनक आंकड़े होंगे, क्योंकि अंजना जी 2-1 वर्गों को छोड़ के बाकी सब जो है पूर्ण रूप से आपके आंकड़ों के अनुसार दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। अब ये तो हमें फाइनली पता ही पड़ेगा, जो फिगर्स आपके आ रहे हैं लो वोटिंग और क्लोज कॉल इलेक्शन में कई बार कहना कठिन होता है। और ये भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड बेल्ट्स, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड बेल्ट्स जहां पर वोटर होते हैं समुदाय के हिसाब से, जो आप देख रहे हैं वहां पर एक तरफा स्वीप हो सकता है, लेकिन दूसरे इलाके में बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन हाँ, जो आपके आंकड़े आ रहे हैं, यदि ये सही निकले तो ये वाकई हमारे लिए चिंता का एक विषय होगा। इसको हम ठुकरा नहीं सकते, लेकिन अभी भी मैं इनको स्वीकारूंगा नहीं। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट कि आप जो कितना टोटल दे रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी सेकंड पार्ट, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जीरो इफेक्ट है इस इलेक्शन में, तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो गया आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच। कांग्रेस का कहीं पर भी किधर कहीं है तो अपने उस लड़ाई में किसको फायदा होगा ये कहना कठिन हो जाए, ताकि वोट बटे आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। मुझे तो ये बताइए ना सर, मनोज तिवारी को आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी तो आजकल एक साइलेंट मोड में है, जो हमें ऐसा लगता है, पूरी गीत हर जगह गाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आजकल मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को अपना वो ब्यौरा पकड़ा चुकी है कि भाई आप लड़ लो, हमारे में वो लड़ने की काबिलियत नहीं है। इसीलिए वो उसे एक साइलेंट कैंपेन कहता है, जिसमें मन ही मन में एक कैंपेन होता है। तो मन के आधार पे तो बहुत कुछ हो सकता है, ग्राउंड पे वो दिखता नहीं। मन के आधार पर हो सकता है लेकिन ग्राउंड पर नहीं। लेकिन संजीव झा जी, आपके लिए तो कम से कम ये जो आंकड़े हैं वो खुशखबरी लेकर आए हैं। देखिए, नलिन कोहली जी अभी इंतजार करेंगे फाइनल आंकड़ों के, और कुछ ही देर में वो आंकड़ा हम देश के सामने रखेंगे। एमसीडी पर सभी की निगाह। देखिए, ये जो कम्युनिटी के हिसाब से हम अलग अलग वोट शेयर दिखा रहे हैं, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जो मिनी इंडिया के तौर पर देश के हर कोने से, हर हिस्से से लोग यहाँ पर रहते हैं, और वो लोग जब वोट करते हैं तो वो किसके पक्ष में जाता है, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। संजीव झा जी, अब तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये शुरुआती आंकड़े तो बता रहे हैं आम आदमी पार्टी की, हालांकि शुरुआती हैं, अभी फुल फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन बल्ले बल्ले हो सकती है आम आदमी पार्टी की एमसीडी में। देखिए, एमसीडी में हम पूरी तरह आश्वस्त थे और आश्वस्त हैं। मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो साइलेंट वोटर्स थे वो भी आम आदमी पार्टी के बोल के वोट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये लोग जाकर डराते हैं, कहते हैं कि तुमने बीजेपी हमें वोट नहीं किया, तुम्हारा मकान तुड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। बहुत सारे प्रत्याशी तो बुलडोजर पॉकेट में लेकर चल रहे थे, अगर वोट नहीं किया तो बताऊंगा। तो बहुत सारे वोटर साइलेंट थे, और उसको अगर ऐड कर देंगे तो आपको सरप्राइजिंग जीता मिलेगा। देखिए, तुलना सामने, दिल्ली सरकार में 7 साल के हमारे कामकाज और 15 साल में एमसीडी के बीजेपी के कामकाज, और दिल्ली की जनता देख रही है ना कि अरविंद केजरीवाल जी जो ने कहा वो कर रहे हैं। केवल ये वादे देते रहे। पहले उन्होंने कहा कि वचन पत्र करके आए, संकल्प पत्र पहले था, संकल्प पत्र में एक संकल्प पूरा नहीं हुआ, अब वचन आ गया। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करती है। तो तुलना उनके सामने था, तो दिल्ली सरकार के कामकाज के साथ वो कर रहे हैं। उनको लगा कि अगर इसी तरह से एमसीडी भी आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो जो काम दिल्ली के सरकारी स्कूल में हो रहा है,
जो काम हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जो काम मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है, नलिन जी कुछ उसी तरह बोलना के चाह रहे हैं काम आपकी बातों MCD के पर। स्कूल्स में होंगे। ठीक है, नलिन कोहली जी वो कह रहे हैं देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसी पर ये मोहर है। हाँ तो अच्छा है, तो फिर वो राष्ट्रीय नेता बन रहे हैं तो इस बात को खींच लेते हैं गुजरात और हिमाचल पर, क्योंकि ऐसे ही वो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में वहां पर सारी सीट पे लगभग इनके डिपॉजिट्स लॉस्ट हुए थे, तो इसीलिए इस वक्त MCD पे वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो कल को जहां पर हम मानते हैं गुजरात में इनका प्रदर्शन बिल्कुल ना के बराबर होगा और हिमाचल में लुप्त ही हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर ब्रॉडली बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, तो इसलिए उस नेता को बढ़ाने से पहले वो पहले तय कर ले, क्योंकि ऐसा ये स्टैंड अगर MCD में उनके लिए सही निकला तो बाकी देश में भी तो उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा ना, कि वहां पर जाकर एक सवाल कैंपेन किया। है, ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। देखिए महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है जो बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई सालों के ट्रेंड को हम उठाकर देखें, लेकिन MCD में अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी उस पर बाजी मार ले जा रही है तो ये आपके लिए खतरे के संकेत हैं। उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुजरात में 5 बजे तक 58.70% मतदान हुआ है। एवरेज वोटिंग 5 बजे तक गुजरात के आंकड़े आ गए हैं। हालांकि जितने भी सेफोलॉजिस्ट से आप मिल लीजिए, हमेशा वोटिंग परसेंटेज और रिजल्ट्स में डायरेक्ट कोरिलेशन खोजना थोड़ी मुश्किल टेढ़ी खीरी होती है, क्योंकि आप देखिए चाहे वो गुजराती हो जिसमें कई बार वोटिंग परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन 27 साल से बीजेपी जीतती रही है। वैसे ही आप वाम दलों का अगर देखिए पश्चिम बंगाल में तो कई बार ऊपर नीचे वोट 78% तक हुआ, उससे कम भी हुआ, लेकिन वाम दल जब जीत रहे थे तो जीतते रहे वो लगातार 34 साल तक। कुल मिलाकर अब जानकारी जो बड़ी है वो MCD के मद्देनजर है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज से क्या हम डायरेक्ट कोरिलेशन एक लगाएं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहता था, वहां पर वोटिंग ज्यादा है। साबरकांठा में अबव एवरेज 7% लगभग अबव एवरेज 65% के आसपास वोटिंग हुई है। वहीं अहमदाबाद के दिलचस्प रहेंगे आंकड़े देखने, क्योंकि अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, ये सब बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा, आप देखिए सिर्फ अहमदाबाद में 21 सीटें हैं जिसमें 15 पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, और उसी अहमदाबाद ने पिछली बार लगभग नैया पार लगाई थी, क्योंकि सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद को जोड़ लीजिए तो 47 सीटें हो जाती हैं 182 में से। तो शहरी इलाकों में बीजेपी की परफॉर्मेंस, वोटर टर्नआउट, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन MCD पर अब हमारे साथ एक्सेस माई इंडिया के हेड प्रदीप गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं यहाँ पर। और प्रदीप जी, सबकी नजर आप पर भी रहेगी, क्योंकि एक बार फिर से सबसे बड़े इम्तिहान में आप बैठ गए हैं। एग्जामिनर जनता है और एग्जैक्ट पोल ये साबित होगा या नहीं होगा 8 दिसंबर के लिए। MCD पर इससे पहले कि हम अभी अपने वोट परसेंटेज और सीट्स नहीं बताए हैं, लेकिन महिलाओं में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता ज्यादा होना बीजेपी से, इसी के साथ पूर्वांचलियों, पंजाबियों में, हर वर्ग में आप देख लीजिए, आप चाहे सिर्फ अगर पहाड़ी लोगों को छोड़ दें तो हर वर्ग में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता ऊपर बढ़ी है। ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा है। बंगाली नेक टू नेक है। हाँ, खतरे की घंटी पहाड़ी जो बीजेपी है का वो ज्यादा मतलब ये होता है कि जो जिसका ख्याल रखेगा वो उसके साथ जाएगा। तो दिल्ली की बात कर लें और आम आदमी पार्टी की बात कर लें, हाँ। तो चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, और भी जो सुविधा हो, उसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशरीज हैं वो महिलाएं, कोर पे महिलाएं। उसी तरह से जब पूरे देश की बात करते हैं तो आवास योजना हो और तमाम तरह की योजना हो, उसकी भी सबसे बड़ी बेनिफिशरी जो है महिलाएं। इसके चलते बीजेपी को भी या मोदी जी को भी महिलाओं का वोट ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो मिलता है, बट सेम बात कर लें दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी की तरफ हमेशा से महिलाओं का रुझान बड़ी संख्या में होता है। चाहे आप लोगों ने, नलिन साहब, इस बार पक्के मकान हम दे रहे हैं झुग्गियों की जगह, लगभग 2800 और 3000 आप लोगों ने चाबियां भी दी, वादा कर रहे हैं कि हर झुग्गी को पक्का मकान में तब्दील करेंगे, लेकिन वो भी अगर काम नहीं आ रहा है तो ये बहुत, क्योंकि आप लोगों ने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सबको लगा दिया। खड़गे साहब कहते हैं कि अब देखिए MCD चुनाव में भी मोदी जी की फोटो है। अच्छी बात है, मोदी जी अगर लोकप्रिय हैं और हम उनका वो पार्टी के लिए समय देते हैं तो इसमें उनको क्या दिक्कत है। किसी जमाने में वो तो आज भी नेहरू जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे वोट लेते हैं, तो वो तो मानते हैं कि ये तो अच्छा है, तो जो आज रहे भी नहीं उनके लिए वो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एक देश सेवा में लगे हुए प्रधान सेवक है, वो अगर कैंपेन करे या कुछ करे तो उनको दिक्कत होती है। तो ये तो मैं मानता हूँ, मुझे समझ नहीं आया खड़गे जी के इस बात से। फिर उन्होंने जाकर उन्हें रावण बना दिया,
उन्होंने कह दिया जी इनके 12 मुंह है, रावण तक कह दिया। तो पहले कोई उन्हें मोदी जी को नीच कहता था, गंदी नाली का कीड़ा, हिटलर, गांची, गंगू, तेली, अब उसमें रावण भी जोड़ दिया इन्होंने। तो कांग्रेस की शब्दावली कैसी है और उनकी सोच कैसी है, वो इन सब बातों से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, सुरेंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन प्रदीप जी उसके पहले एक सवाल जेहन में आता है, क्योंकि ये जो आंकड़े एमसीडी के इस वक्त पूरा देश देख रहा है आज तक पर, इसमें दिलचस्प ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में, चूंकि अभी उसके भी आंकड़े हम देश के सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को ज्यादा वोट प्रतिशत में तब्दील होते हुए, कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसका असर, इन आंकड़ों का असर हिमाचल पे पड़ सकता है क्या, अगर पहाड़ी वोटर्स दिल्ली एमसीडी में बीजेपी के पक्ष में अपना झुकाव दिखा रहे हैं? तो पहाड़ी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों राज्य के जो नागरिक हैं वो सबसे ज्यादा शामिल हैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। लेकिन राज्य की और हर इलेक्शन की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, तो मैं कहूंगा वहां का इलेक्शन वहां के हिसाब से अभी सस्पेंस नहीं खोलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। अभी सस्पेंस हम लोग नहीं खोलेंगे। हिमाचल प्रदेश के नतीजे और जो भी एग्जिट पोल के अनुमान है वो हम आपको थोड़ी देर बाद ही दिखाने वाले हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये साफ संकेत है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन महिलाओं का, पूर्वांचलियों का, पंजाबियों का, दक्षिण भारतीयों का, सभी वर्गों का मिल रहा है। अगर हम पहाड़ियों को छोड़ दें और लगभग बंगाल से जुड़े हुए लोगों में बराबरी का मामला है। कुछ ही देर बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे न सिर्फ सीट्स बल्कि वोट परसेंटेज भी, और सीधे आपके सामने होंगे नंबर्स। और फिर आप लिख कर रख लीजिएगा, 8 दिसंबर को इम्तिहान में बैठेंगे प्रदीप जी, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है या नहीं।